हाँ तो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस में। तो आज का ये जो क्लास है हमारा हिंदी विषय का है और हिंदी विषय में हम लोग आज पाठ नंबर 4 मतलब चौथा पाठ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये जो क्लास है आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत मजा आएगा इस क्लास में और बहुत ही बढ़िया से इस क्लास को हम लोग इस पाठ को हम लोग समझते चलेंगे। एक कहानी के रूप में एक ललित निबंध है, ठीक है। इसको बढ़िया से हम लोग आज मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्द से जल्द आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्लास को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए और क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, ये जो आज का क्लास है, ठीक है, आज का जो क्लास है किसका है? हिंदी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी का कौन सा पाठ है? हिंदी का कौन सा पाठ है? पाठ नंबर है 4। पाठ 4 है और पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी के बारे में पढ़ना है। ये पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। लेखक इस शीर्षक के बारे में क्या कहना चाहते हैं और ये जो लाइन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या? आखिर लेखक ने इस पाठ का नाम यही शीर्षक क्यों रखा? पाठ का जो शीर्षक है यही शीर्षक क्यों रखा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? आखिर क्या है इस पाठ में, ठीक है। तो ये जो लेखक है ना, उनकी पुत्री का प्रश्न है। लेखक की एक बेटी होती है और बेटी ने ही अपने पापा से प्रश्न किया था कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। और वो प्रश्न इतना दिल को छू गया, लेखक के दिल को छू गया कि यह जो प्रश्न है वह एक पाठ के रूप में रचना हो गया, ठीक है। तो समझिए कि इस शीर्षक में क्या छुपा हुआ है जो लेखक इसको उजागर कर रहे हैं, ठीक है ना। इस पाठ का सबसे पहले हम लोग सारांश देखेंगे और उससे भी पहले हम लोग लेखक का जीवन परिचय जानेंगे। लेखक के जीवन परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि इस पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है? लेखक का क्या नाम है? लेखक का नाम बताइए। लेखक का नाम बताइए आप लोग कमेंट करके जल्दी से जल्दी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। नाम क्या है चैप्टर का? चैप्टर का नाम क्या है? साइड वाला नहीं दिख रहा है क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम है इनका, लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। शीर्षक का नाम नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर इनको आचार्य की उपाधि मिली हुई है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हम लोग कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे इसमें? लेखक के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे कि लेखक के पूरे मतलब परिचय। सबसे पहले लेखक का परिचय, लेखक कौन है, इनके माता पिता का क्या नाम है, इनके जन्म कब हुई, मृत्यु कब हुई और इनका जन्म स्थान क्या है, ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं कि लेखक का जीवन परिचय क्या है, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं? स्टार्ट करें ना? चलिए देखिए, ये सबसे पहले ये जो है पाठ का क्या है? शीर्षक है। पाठ का शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। इनके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये अध्याय 4 है। और किस खंड का अध्याय 4 है? किस खंड का ये अध्याय 4 है बताइए आप लोग? गद्य खंड का। किस खंड का? गद्य खंड का। गद्य खंड का, ठीक है ना। गद्य खंड का यह अध्याय 4, शीर्षक नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतना याद हो गया आप लोग को? चलिए अब देखते हैं जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म
जन्म आरती आरती दुबे, आरत दुबे लिखा है, आरती दुबे होगा यहाँ पर, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म आरती दुबे के छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। आप लोग ये वाला ध्यान रखिएगा, बलिया उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। बलिया कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, कहाँ पे, बलिया में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए, ये संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं के विद्वान थे। देखिए ये कितने विद्वान थे, कितनी भाषाओं के विद्वान थे। ये संस्कृत भाषा के विद्वान थे, इसके बाद प्राकृत भाषा के, अपभ्रंश के भी, और बांग्ला आदि भाषाओं के विद्वान थे। इनकी रचनाओं में विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का अनोखा संगम परिलक्षित होता है, ठीक है। परिलक्षित होता है मतलब कि इनके देखने को मिलते हैं। इनके रचनाओं में, इनके रचनाओं में, इनके विचार में इतनी तेजस्विता है, मतलब कि तेज है, इतने गुण हैं कि कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। कहाँ पे, इनकी रचनाओं में, ठीक है। हजारी प्रसाद जी के द्विवेदी के जो रचना है ना, इनमें इनका अनोखा संगम देखने को मिलता है। इस प्रकार इनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ टैगोर एकाकार हो से हैं। कहने का मतलब ये है कि कबीर दास जो हैं, कबीर दास और तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर, तीनों के गुण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में देखने को मिलता है, ठीक है। ये तीन अलग अलग महान व्यक्ति हैं, ठीक है, तीन अलग अलग महान व्यक्ति हैं। कौन, कबीरदास और तुलसीदास और ये रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसे महान आदमी हैं कि इन तीनों का गुण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में एक समान दिखाई देता है, ठीक है ना। अब सोचिए कितने महान हैं कि कबीर के गुण भी हैं इसमें, और तुलसीदास के भी गुण हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर के भी गुण हैं इनमें। सोचिए कितने महान हैं, तीन महान व्यक्तियों का व्यक्तित्व समाहित है इनमें, ठीक है। चलिए, इनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। इनका जो सांस्कृतिक दृष्टि है अपूर्व है, मतलब इससे पहले किसी भी रचनाकार में ऐसी दृष्टि नहीं देखी गई, ठीक है। कैसी दृष्टि, कैसी, ये देखिए, सांस्कृतिक दृष्टि, मतलब सांस्कृतिक को समझने की, संस्कृति को समझने वाली, देखने वाली जो दृष्टि होती है ना, वो इनके पास अपूर्व थी। कहने का मतलब है कि बहुत अच्छी थी, ठीक है। इनके परख अच्छे थे, ये रचनाओं में परख अच्छे रखते थे, ठीक है। दृष्टि का मतलब यही हुआ, दृष्टि का मतलब आंख वाली दृष्टि नहीं, परख वाली दृष्टि की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निबंध संग्रह इनका देखिए, निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये इनके निबंध संग्रह हैं। मतलब इन्होंने जितने भी निबंध लिखे हैं, उन निबंधों के, मुख्य निबंधों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व और प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ठीक है ना। अब हम एक बात पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो पाठ है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसकी विधा क्या है, ये इसकी प्रकृति क्या है, मतलब ये क्या है, निबंध है, ललित निबंध है, या फिर कविता है, कहानी है, या व्यंग है, क्या है। तो आप सब याद रखिएगा कि ये जो पाठ है ना, ये जो पाठ है क्या है, ललित निबंध है, ठीक है। क्या है, ललित निबंध है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपके पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि ये जो पाठ है इसकी विधा क्या है, ठीक है, इसकी विधा क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, इस जो पाठ की विधा है ललित निबंध है। उपन्यास भी लिखे हैं इन्होंने, इन्होंने क्या लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, ये इनके उपन्यास हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, चारू चंद्र लेख और बाण भट्ट की
आत्मकथा इनके लिखे हुए उपन्यास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये निबंध संग्रह अलग है, ठीक है, और उपन्यास अलग है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन्होंने आलोचना भी की है और आलोचना की भी रचना किया है इन्होंने। साहित्य इतिहास, साहित्य इतिहास मतलब साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास, सुर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य उद्धव और विकास, ये सब क्या है? आलोचना है। मतलब आलोचना होता है ना, किसी का हम आलोचना कर रहे हैं, तो आलोचना के रूप में इन्होंने रचना किया है। तो कितने प्रकार हो गए? निबंध संग्रह, उपन्यास, आलोचना। अब यहाँ पर देखिए, उपन्यास दो जगह दिया हुआ है। अच्छा, उपन्यास, ये भी उपन्यास ही है। संदेश, संदेश राशक पृथ्वीराज रासो नाथ सिद्धो की, ठीक है। पत्रिका संपादन भी किया है इन्होंने, मतलब पत्रिकाओं का भी संपादन इन्होंने किया है। तो इसका मतलब कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, एक बहुत ही महान संपादक भी थे। ठीक है, निबंध संग्रह के अलावा उपन्यास भी लिखा इन्होंने, आलोचना की भी रचना किया है, और इसके साथ ही उन्होंने पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया है। देखिए, विश्व भारती शांति निकेतन, विश्व भारती शांति निकेतन जो पत्रिका थी, ठीक है, इसका संपादन किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। अब देखिए, इनकी मृत्यु जो है 19 मई 1979 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जो जन्म हुआ था? कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये सब ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। बलिया, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 19 मई 1979 को। मृत्यु कब हुई? 19 मई 1979 को, ठीक है ना। 19 मई 1979 को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनके माता का नाम क्या था? श्रीमती ज्योतिषमती। याद रखिएगा, इनके जो माता का नाम था श्रीमती ज्योतिषमती था और इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सबको क्लियर है, इनके रचनाओं के बारे में आप लोगों ने जाना, इनके माता पिता का नाम, जन्म मृत्यु, जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, इसके बाद जन्म स्थान भी आप लोगों ने देख लिया। इतने ये सब जो हाईलाइटेड है ना, ये सब ऑब्जेक्टिव के प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग इस पाठ के बारे में। पाठ का सारांश क्या कहता है? ये जो पाठ है, इसकी जो लेखक है ना, लेखक है, शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्षक नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस शीर्षक का लेखक क्या सार्थकता स्पष्ट करते हैं, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इस पाठ के सारांश के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। इस पाठ में लेखक ने नाखूनों के माध्यम से मनुष्य के आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए उसे बर्बरता त्याग कर मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश दिया है। आदिम बर्बर का मतलब क्या होता है? दुर्व्यवहार, मतलब खराब व्यवहार, ठीक है। जब खराब व्यवहार कोई करता है तो कहा जाता है कि इसने बर्बरता किया है। तो आदिम बर्बरता प्रवृत्ति की जो मनुष्य हैं, उन्हीं की बात हो रही है इस शीर्षक के माध्यम से। और लेखक कहते हैं कि ये जो आदिम बर्बर है ना, आदिम बर्बरता को त्याग कर मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश दिया है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। एक दिन लेखक की पुत्री ने प्रश्न पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक की जो पुत्री थी, उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। बालिका के इस प्रश्न से लेखक हतप्रभ हो गए, ठीक है ना। हतप्रभ हो गए मतलब आश्चर्यचकित हो गए। हतप्रभ का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है। प्रतिक्रिया स्वरूप लेखक ने इस विषय पर मानव सभ्यता के विकास पर अपना विचार प्रकट करते हुए आज से लाखों वर्ष पूर्व जब मनुष्य जंगली अवस्था में था,
तब उसे अपनी रक्षा के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। इसका जवाब वो कैसे देते हैं कि लेखक कहते हैं कि जब पुराने समय में आदि मानव के रूप में मनुष्य रहते थे तो उस समय हथियार नहीं हुआ करते थे मनुष्यों के पास। तो जो नाखून है ना, नाखून बढ़ जाते थे इतने बड़े बड़े, और इस नाखून का उपयोग क्या करते थे, हथियारों के रूप में किया करते थे। ठीक है ना, जो मनुष्य थे उस समय हथियारों के रूप में अपने नाखून का इस्तेमाल करते थे। यही लेखक बता रहे हैं। अब आगे देखिए, इसीलिए मनुष्य ने अपनी नाखूनों को हथियार स्वरूप प्रयोग करने के लिए बढ़ाना शुरू किया। और मनुष्य जो थे क्या किए, अपना नाखून बढ़ाने का प्रयास किया, बढ़ाना शुरू कर दिए। क्यों, हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नाखून बढ़ा रहे थे पहले के जो मनुष्य थे, आदि मानव। क्योंकि अपने प्रतिद्वंदियों से जूझने के बाद पत्थर, पेड़ की डाल आदि का व्यवहार होने लगा। इस प्रकार जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य अपने हथियारों में भी विकास करने लगा। अब देखिए, पहले के जो लोग थे नाखून से लड़ते थे अपने प्रतिद्वंदी, मतलब कि जो हमारा विरोधी हो, और विरोधी के साथ अगर कुछ झपटा मार झगड़ा होता है, झपटा झपटी होता है, तो वो किस हथियार का इस्तेमाल करते थे, वो लोग नाखूनों का ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्यों का विकास होता गया, हाँ, मानव सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे हथियारों का भी विकास होता गया। अब देखिए, आज के युग में देखिए, पहले लाठियों से लड़ाई लड़ी जाती थी, लाठी डंडे से, लेकिन आज का युग देखिए, तोप, बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, क्या नहीं है हथियारों के रूप में, परमाणु बम तक है यहाँ पर। ठीक है ना, आज के युग में हथियारों के रूप में परमाणु बम तक है। ठीक है, तो पहले की अपेक्षा हथियारों में और मानव सभ्यता में जैसे जैसे विकास हुआ, हथियारों में भी विकास होता गया। अब देखिए, उसे इस बात पर हैरानी होती है कि आज मनुष्य नाखून न काटने पर अपने बच्चों को डांटता है। और लेखक को इस बात की हैरानी होती है कि जो बच्चे अपना नाखून नहीं काटते हैं, तो उनके जो गार्जियन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बच्चों को डांट लगाते हैं। किस लिए, नाखून न काटने के लिए। जबकि यही नाखून जो था पहले हथियारों के रूप में प्रयोग होता था, और पहले के लोग नाखून बढ़ा कर रखते थे। लेकिन आज अब लोग नहीं बढ़ा रहे हैं और बच्चों को डांट रहे हैं। किंतु प्रकृति उसे फिर भी नाखून बढ़ाने को विवश करती है। लेकिन मनुष्यों के डांटने और गार्जियन के डांटने से क्या होगा, प्रकृति उसे दिन पर दिन बढ़ाती ही चली जा रही है। हम लोग कितना भी नाखून को काटेंगे, नाखून हमेशा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता चला जाता है। यह प्रकृति की देन है। मनुष्य को अब इससे कई गुना शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र मिल चुके हैं। सही बात है, इस नाखून की अपेक्षा अगर देखा जाए तो मनुष्यों को बहुत एक से बढ़कर एक हथियार, अस्त्र शस्त्र मिल चुके हैं आज के युग में। इसी कारण मनुष्य अब नाखून नहीं चाहता है, और यही कारण है कि मनुष्य अब नाखून नहीं रखना चाहता है। अब नाखून रख के क्या होगा, अब तो बहुत बड़े बड़े हथियार आ गए हैं हमारे पास। हाँ, राइफल है, किसी भी मार झगड़े में राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, ये सब बहुत सारे हथियारों में हमने विकास किया है। ठीक है, तो अब नाखून रखने से क्या होगा, लेखक सोचता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। लेखक सोच रहे हैं कि ये जो मनुष्य है किस ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे कि मनुष्यता की ओर अथवा पशुता की ओर। लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं या फिर पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे, अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की ओर अथवा अस्त्र शस्त्र घटाने की ओर। अब देखिए, अगर यहाँ पर थोड़ी सी बात को अगर आप लोग समझ लेते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ी दुविधा है। अगर नाखून लोग नहीं रख रहे हैं तो कहने का मतलब है कि लोग सीधा सीधा बोलेंगे कि अब हम हथियार नहीं रखेंगे, मतलब हथियारों का घटाने का ये प्रायोजन है। ठीक है, हथियार नहीं रखना चाहते हैं, हथियारों को हम घटा रहे हैं। लेकिन उससे भी अधिक हथियारों का हमने विकास कर लिया, तो हथियारों को बढ़ाया कि हथियारों को घटाया, क्या किया, हथियारों में विकास हुआ। तो अगर हथियारों का विकास हो रहा है तो फिर हम मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं कि पशुता की ओर। जाहिर सी बात है, पशुता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज के युग में नाखून पशुता के अवशेष हैं तथा अस्त्र शस्त्र पशुता के निशानी हैं। अगर नाखून जो है ये क्या है, अवशेष हैं, अवशेष हैं, हथियारों के बचे हुए अवशेष हैं,
लेकिन अगर आज के युग में जो अस्त्र शस्त्र हैं वो पशुता की निशानी है, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि हम लोग मनुष्यता की ओर नहीं बल्कि पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार भाषा में विभिन्न शब्द विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं, जैसे इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब क्या? इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना हम लोग 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे, तो उसी इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ होता है अनधीनता या किसी की अधीनता, ठीक है, अधीनता का अभाव इसे हम बोल सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? अनधीनता, मतलब किसी के हम अधीन नहीं है, ठीक है ना, किसी के हम अधीन नहीं है, मतलब कि अधीनता का अभाव है। लेकिन किंतु इसका अर्थ जो है, हमने स्वाधीनता और स्वतंत्रता तथा स्वराज ग्रहण किया है। अगर इंडिपेंडेंस का भी, जो इंडिपेंडेंस शब्द है, इसका भी अर्थ देखा जाए तो हम लोगों ने जो इसका अर्थ होता है वो नहीं ग्रहण किया। हम लोग कहते हैं कि अधीनता का अभाव है? या हम किसी के अधीन नहीं हैं, ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग अधीनता को हटा करके हम लोग स्वाधीनता कर लिए हैं, और स्वाधीनता शब्द को ग्रहण किया है हम लोगों ने, स्वतंत्रता शब्द को ग्रहण किया है, स्वराज शब्द का ग्रहण किया है हम लोगों ने, ठीक है। अब देखिए, यह सब है कि आज परिस्थितियां बदल गई है। बिल्कुल आज की जो परिस्थिति है पहले से एकदम पूरी तरह बदल चुकी है। परिस्थितियां दिन पर दिन बदलती ही जा रही है, और पहले की अपेक्षा देखा जाए तो आज की जो स्थिति है बहुत बदल चुकी है। उपकरण नए हो गए हैं, उपकरण नए हो गए हैं, उलझनों की मात्रा भी बढ़ गई है। उपकरण तो नए हो गए, उपकरण में बहुत सारा विकास हुआ, लेकिन उलझनों में भी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। पहले एक कहीं कहीं पे एसटीडी पीसीओ हुआ करता था फोन के रूप में, ताकि किसी का फोन आता था किसी से बात करने के लिए तो बुलाना पड़ता था। लेकिन आज के युग में देखा जाए तो हर एक पॉकेट में 10,000 से कम का तो मोबाइल मिलेगा नहीं। तो समझिए, उपकरण तो हर जगह मौजूद हो गए हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अभी जो लाइव क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? डिजिटल बोर्ड से पढ़ रहे हैं। तो उपकरणों में हम लोगों ने काफी विकास किया है, लेकिन उलझनों में तो बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, है कि नहीं? उलझनों की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ गई है, परंतु मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। लेकिन अगर कहा जाए कि कुछ मूल समस्या है जो पहले भी थी अभी भी, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन पुराने के मोह के बंधन में रहना भी सब समय जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर ये बात देखा जाए कि जैसे पुराने समय में मोह के बंधन में हम लोग बंधे हुए थे, तो वो हमेशा के लिए अच्छा नहीं है। हमेशा मोह में ही बंधे रहेंगे, यह भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन मोह का होना भी जरूरी है। अब इस बात का उदाहरण हम देख समझा देते हैं कि पहले हम लोग क्या करते हैं, माता पिता का ख्याल रखते थे, घर में समय स्पेंड करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, समय व्यतीत करते थे। लेकिन आजकल हम लोग ज्यादा मोबाइल को समय देते हैं, मोबाइल से समय देते हैं मोबाइल को, और माता पिता से बातचीत अब दिन पर दिन कम हो गई है। परिवार से मोह नाता जो है धीरे धीरे कम हो गए हैं। हालांकि ये बात सही है कि मोह माया पहले जैसा उतना नहीं रखना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि एकदम से मोह माया खत्म हो जाए, ठीक है। इसलिए हमें भी नएपन को अपनाना चाहिए, और ये सही बात कि दुनिया बदल रही है, दुनिया में कुछ ना कुछ नयापन आ रहा है, तो अपने आप को भी समय के साथ चेंज करना चाहिए, समय के साथ बदलना चाहिए और नयापन को अपनाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नए की खोज से हम अपना सर्वस्व न खो दें, ठीक है। और इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम नएपन की खोज में अपना सब कुछ खो ना दें, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। ये नहीं, ठीक है, हम लोगों ने नए नए उपकरण हासिल किए, ठीक है, लेकिन अपना जो प्रवृत्ति है, मनुष्य जो मानवीय गुण जो है, मनुष्य वाली जो गुण है, वो कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं, और इसे नहीं खोना चाहिए। क्योंकि कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते, और सब नए खराब भी नहीं होते। कालिदास ने क्या कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, क्या है,
सब पुराने अच्छे नहीं होते और सभी जो नए हैं वो खराब भी नहीं होते। ठीक है, जब सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं ये मानने वाली बात है, लेकिन सब नए अच्छे भी नहीं होते हैं ये भी मानने वाली बात है। ठीक है, अतएव दोनों को जांच कर जो हितकर हो उसे स्वीकार करना चाहिए। अतः कहने का मतलब यही है कि जो भी हम लोग करें उसे अपने हित में जांच परख कर करना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में पहले हम लोग जान लें कि वो क्या है, कष्टदायी है या सुखदायी है, इसके बाद हम लोग जो भी निर्णय हो सकता है लें। अब देखिए, मनुष्य किस बात में पशु से भिन्न है और किस बात में एक। अब यहाँ पर एक प्रश्न तो हो रहा है कि हम लोग पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। लेखक ने तो कह दिया कि जो मनुष्य है अपने मानवीय गुणों को छोड़ करके पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। तो कहने वाली बात ये है कि मनुष्य जो है किस बात में पशु से समान है। ठीक है, किस बात से पशु से समान है और किस बात से भिन्न है, मतलब किस बात से पशु से ये अलग है और किस बात में समानता है। आहार निद्रा आदि की दृष्टि से मनुष्य तथा पशु में समानता है। अगर आहार के हिसाब से देखा जाए, आहार का मतलब भोजन, तो भोजन के हिसाब से और नींद के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग क्या है, पशु के एकदम समान है। नहीं है, पहले हम लोग जितना शुद्ध खाना खाते थे, भोजन करते थे, क्या आज के युग में हम लोग कर रहे हैं शुद्ध भोजन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो हम लोग पशु की तरह खाना भोजन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, पशु क्या करते हैं, जहां तहां से जहां तहां से कुछ कुछ भोजन कर लेते हैं, और हम लोग भी वही कर रहे हैं। बाजार में जाते हैं, मेला घूमने, बाजार करने, मार्केट करने जाते हैं तो छोला चाट बर्गर पिज्जा चाउमीन ये सब खाते रहते हैं और घर का खाना नहीं खाते हैं। तो इस बात में हम क्या है, पशु के समान है। और नींद जितना होना चाहिए उतना है आज के युग में, उससे अधिक है। ठीक है, या तो नींद पहले की अपेक्षा देखा जाए तो पूरा अधिक हम लोग ले रहे हैं, अगर यह देखा जाए तो नींद जो है पहले की अपेक्षा हम लोग बहुत कम ले रहे हैं। जो आज के नए आशिक लोग हैं वो नींद क्या कर रहे हैं, बहुत कम ले रहे हैं। जितना शरीर को आवश्यकता है उतना नींद भी नहीं ले पा रहे हैं, दिन भर जगे रहते हैं और रात में तो मोबाइल चैटिंग इधर उधर सब मतलब चलता रहता है, तो नींद भी पूरा नहीं ले पा रहे हैं, और जो ले पा रहे हैं वो भरपूर मात्रा में ले पा रहे हैं। तो इस मामलों में हम मनुष्य क्या है, पशु के समान है। फिर भी मनुष्य पशु से भिन्न है, लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो मनुष्य जो है पशु से भिन्न है, अलग है। मनुष्य में संयम, श्रद्धा, त्याग, तपस्या तथा दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना का भाव है। मनुष्य में संयम है, क्या है, संयम है, धैर्य है, श्रद्धा है, त्याग, तपस्या तथा दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना का भाव है, जो कि पशुओं में नहीं होता है। तो यही बात जो है पशुओं से हम लोग अलग हैं। ठीक है ना, पशुओं से हम लोग अलग हैं। हम लोग इमोशन बीइंग है। क्या है, इमोशन बीइंग है। हम लोगों में फील होता है, फील होता है ना, इमोशन होते हैं, फील होते हैं, लेकिन पशुओं में वो सब नहीं होता। इस मामले में हम मनुष्यता की ओर हैं। ठीक है, पशुता की ओर नहीं है, मनुष्यता की ओर है, और जो पशु में नहीं है। मनुष्य लड़ाई झगड़ा को अपना, मनुष्य जो है लड़ाई झगड़ा को अपना आदर्श नहीं मानता है। जो मनुष्य होगा, जो अच्छा मनुष्य होगा, वो लड़ाई झगड़ों को अपना आदर्श नहीं मानता है, लेकिन जो पशु के रूप में होगा वो हमेशा ही लड़ाई झगड़ा करता रहता है। हाँ, देखिएगा आप लोग भी, जो व्यक्ति हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है वो किसके समान है, पशु के समान है। क्योंकि यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो मनुष्य है ना वो लड़ाई झगड़ा को अपना आदर्श नहीं मानता है। ठीक है, जो मनुष्य के रूप में होते हैं वो लड़ाई झगड़ा से दूर रहते हैं। वह क्रोधी एवं अविवेकी को बुरा समझता है। जो मनुष्य होते हैं क्या करते हैं, जो क्रोधी लोग होते हैं ना, क्रोधी बात बात पे गुस्सा करने वाले, और अविवेकी कम दिमाग वाले, मतलब बिना बुद्धि के बुद्धिहीन को बुरा समझता है। ठीक है, लेखक सोचता है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा। लेखक क्या सोच रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति में मनुष्य है तो फिर किस सुख की खोज कर रहा है, उसे सुख कैसे मिलेगा है? जब इस तरह का जो मनुष्य है तो फिर उसे सुख कहां से मिलेगा? वो सुख के लिए दर दर भटक रहा है, सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि देश के नेता वस्तुओं के कमी के कारण, देश के जो नेता हैं वस्तुओं के कमी के कारण उत्पादन बढ़ाने का सलाह देता है, लेकिन बूढ़े
आत्मावलोकन की ओर ध्यान दिलाते हैं। उनका कहना है कि प्रेम बड़ी चीज जो हमारे भीतर है। कहना क्या है? लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज क्या है? प्रेम है। और जो प्रेम कहाँ पे? प्रेम हम लोगों के अंदर में ही है, हम लोग के दिल में ही है, बस उसको हम लोग जागृत नहीं कर रहे हैं, उजागर नहीं कर रहे हैं। वरना हर मनुष्य में प्रेम भरा होता है, लेकिन किसी का प्रेम दब गया होता है, ठीक है, और किसी का प्रेम उजागर रहता है। तो हम लोग को क्या करना है? प्रेम को जागृत करना है। इस निबंध में लेखक ने मानवीयता पर बल दिया है। अब कहा जाए कि लेखक ने इस पाठ के माध्यम से किस पर बल दिया है? ठीक है, तो लेखक इस पाठ के माध्यम से मानवीयता पर बल दिया है, मानवीय गुणों पर बल दिया है। ठीक है ना, यही बात है। अगर ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानवीयता पर बल दिया गया है। महाविनाश से मुक्ति की ओर ध्यान खींचा जा रहा है। जो महाविनाश है उससे मुक्ति कैसे किया जाए, इस बात की चर्चा हो रही है और उस बात का ध्यान दिलाया जा रहा है हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। तो ये जो है पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इस पाठ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इस पाठ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा पाठ परिचय। ठीक है, क्या पढ़ा? पाठ परिचय। पाठ परिचय बढ़िया से हम लोग पढ़ लिए पाठ परिचय के बारे में। इसके बाद लेखक परिचय। ठीक है, लेखक परिचय या फिर इसे जीवन परिचय भी कहते हैं। और पाठ का जो है सारांश। ठीक है, पाठ का सारांश में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ये आज का चैप्टर यहीं पे होता है समाप्त। अब हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास में, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय के साथ। और हाँ, ये जो अगर आप लोग इसको पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, इसको अगर आप लोग पूरा पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे सभी क्लास के जितने भी क्लास प्रोवाइड हो रहे हैं सभी क्लास के वहां पर पीडीएफ आप सबको मिल जाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं। और ये जो है ना इस पाठ का हम ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे और सब्जेक्टिव भी करा देंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।